हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। इन सीरीज ऑफ वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स 2020। कमिंग ऑफ यूरोपियंस वाली वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह पोर्चुगीज ने आके इंडिया में अपनी ट्रेड डोमिनेंस क्रिएट की एंड इवेंचुअली लेकिन इंग्लिश उन्हें सरपास कर देते हैं। इंग्लिश डच के साथ भी लड़ाई करते हैं लेकिन उन्हें भी वो एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। डच गेट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पाइस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया while English control the Indian textile trade. Towards the last of that video हमने देखा था कि French were the last major European powers to enter the Indian trade race. क्योंकि वो लास्ट में आए थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्रिटिश ने अपनी डोमिनेंस बना ली थी इंडियन ट्रेड में, तो फ्रेंच हैड टू compete against ब्रिटिश इफ दे वांट टू लाइक हैव अ colonial empire in इंडिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंग्लिश एंड फ्रेंच दे वर फेस टू फेस विद ईच अदर कि इन दोनों में से कौन इंडियन अंपायर या इंडियन ट्रेड को कंट्रोल करेगा। दिस लीड्स अस टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फॉर द इंडियन अंपायर। अब ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है, इसका इंडिया में जो पॉलिटिकल रिलेशंस चल रहे थे बिटवीन डिफरेंट पावर्स, वो तो इस चीज़ को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ये राइवलरी यूरोपियन मैटर्स द्वारा भी इफेक्ट होती थी। किस तरह से? जैसे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में 3 मेन वॉर्स हुई हैं, 3 कार्नेटिक वॉर्स। अब इन वॉर्स में जो 2 वॉर्स हैं, फर्स्ट और थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये प्योरली एंड प्योरली यूरोपियन मुद्दों पे हुई है। मतलब इंडिया में तो उसका कोई कॉज ही नहीं है। नथिंग हैपेंड इन इंडिया दैट रिजल्टेड इन दीज वॉर्स। द थिंग्स दैट हैपेंड दे हैपेंड इन यूरोप। उसकी वजह से इंडिया में कर्नेटिक वॉर्स हो गई। तो यूरोपियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। तो आइए इन वॉर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, इसके अगर मैं कॉज की बात करूं, इट्स कॉज वॉज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन विच ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1740। यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रेक होती है। अब इस वॉर में ब्रिटेन एंड फ्रांस दे आर ऑन दी अपोजिट साइड्स। एक किसी कंटेंडर को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा किसी और कंटेंडर को सपोर्ट कर रहा है। उस चक्कर में यूरोप में इन दोनों की हो जाती है लड़ाई। उसका इम्प्लीकेशन, उसका इफेक्ट आता है द रिलेशंस बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अब ये दोनों कंपनीज तो ट्रेडिंग कंपनीज थी, इन्हें चाहिए थी मिलिट्री सपोर्ट। तो होम गवर्नमेंट्स इनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हुआ क्या फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में? फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में जो फ्रेंच थे दे वर रिलेटिवली ऑन द अपर साइड। वो क्यों? क्योंकि फ्रेंच का बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस था ईस्टर्न वाटर्स में, इंडियन ओशन में, मॉरिशस में। फ्रेंच अपने इंडियन फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए मॉरिशस से एक नेवल फ्लीट भेजते हैं। इस मॉरिशस से भेजे गए नेवल फ्लीट की मदद से फ्रेंच आर इजीली एबल टू डिफीट द इंग्लिश। डिफीट ही नहीं, रादर वो मद्रास को भी कैप्चर कर लेते हैं, जो कि एक प्रेसिडेंसी टाउन होता है, जो हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया होता है। फ्रेंच रिलेटिवली बेटर पोजीशन में थे इस वॉर में, लेकिन होता गया कि यूरोप में वॉर खत्म हो जाती है। अब वॉर स्टार्ट हुई थी क्योंकि यूरोप में वॉर हो रही थी, क्योंकि यूरोप में वॉर खत्म हो गई है, अब इंडिया में भी वॉर खत्म करनी पड़ेगी। तो दोनों जो कंपनीज होती हैं वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेती हैं। यूरोप में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, खत्म होती है बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। अब इस ट्रीटी में डिसाइड क्या होता है? डिसाइड ये होता है कि भाई नॉर्थ अमेरिका में भी ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, यूरोप में भी ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, इंडिया में भी ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। तो डिसाइड ये होता है कि ब्रिटेन ने जो फ्रेंच टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हैं नॉर्थ अमेरिका में, ब्रिटेन फ्रांस को वो वापस कर देगा। फ्रांस ने इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हैं फ्रांस ब्रिटेन को वापस कर देगा। तो दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज वापस कर देते हैं एंड मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर तो इस तरह से हो जाती है खत्म। लेकिन दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड कर्नेटिक वॉर।
सेकेंड कार्नेटिक वॉर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लोकल इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ना, इन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफीयर करना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में यूरोप में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही जो इंटरफेरेंस इन दी लोकल इंडियन पॉलिटिक्स थी दैट लेड टू दी सेकेंड कार्नेटिक वॉर। किस तरह की इंटरफेरेंस? अब यहाँ हमें एक चीज़ समझनी है कि साउथ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम बात कर रहे हैं 1750s की, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी की, 1749 टू बी प्रिसाइज। अब बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। अदरवाइज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी मुगल एम्पायर का साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर्स था हैदराबाद, जहां निज़ाम ऑफ हैदराबाद रूल करते थे एज अ गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर। लेकिन क्योंकि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्रेटी मच इंडिपेंडेंटली ही अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते थे, अपने इंटरनल अफेयर्स चलाते थे। तो निज़ाम वॉज ऑटोनॉमस एरिया अंडर, टेक्निकली अंडर मुगल एम्पायर। नाउ दिस थिंग वॉज ट्रू इवन विद इन हैदराबाद। हैदराबाद का एक सब प्रोविंस, छोटा प्रोविंस था कर्नाटक, वहाँ पर एक नवाब हुआ करते थे। अब ये नवाब भी टेक्निकली तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर ही आते थे, लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी इतना वीक हो गया था कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो नवाब ऑफ कर्नाटक वॉज ऑल्सो प्रेटी मच इंडिपेंडेंट। सो वी हैव अ प्रोविंस ऑफ कर्नाटक जहाँ एक नवाब रूल कर रहा है, एंड वी हैव प्रोविंस ऑफ हैदराबाद जहाँ निज़ाम रूल कर रहे हैं। अब होता ये कि 1748 के आसपास निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो ओरिजिनली रूल कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। नाउ दिस लीड्स टू वॉर ऑफ सक्सेशन विद इन हैदराबाद। दो कंटेंडर्स होते हैं, एक नासिर जंग, एक मुजफ्फर जंग। फ्रेंच क्या करते हैं? अब नाउ हाउ कर्नाटक वॉर स्टार्टेड, इस कंफ्लिक्ट में इंटरवीन कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंडिया में हमने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है, हमें लोकल इंडियन पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अपॉर्चुनिटी है कि हैदराबाद में एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, दो बंदे नासिर जंग मुजफ्फर जंग आपस में थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं। हम एक बंदे को सपोर्ट कर देते हैं, अगर वो निज़ाम बन गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। वो हमें पैसे भी दे देगा, वो हमें टेरिटरीज भी दे देगा, वो हमें प्रोटेक्शन भी दे देगा, वो हमें फेवरेबल ट्रेड भी करने देगा। तो फ्रेंच गवर्नर होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूप्लेक्स। वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं इन दी वॉर ऑफ सक्सेशन एट हैदराबाद। इंटरेस्टिंगली इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्नाटक में भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। वॉर ऑफ सक्सेशन वो क्यों होता है? क्योंकि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। अगेन अपने आप नहीं होती, यहाँ फ्रेंच कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अनवरुद्दीन की डेथ होती है। फ्रेंच एंड मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहेब एक और कंटेंडर होते हैं। चंदा साहेब वांटेड टू बिकम नवाब ऑफ कर्नाटक। वो फ्रेंच को अप्रोच करते हैं कि आप जैसे आपने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया है, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं कर्नाटक का नवाब बन जाऊंगा, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, मैं भी आपको गिफ्ट्स दूंगा, मैं भी आपको विलेजेस में ज़मींदारी दूंगा, मैं भी आपको फेवरेबल ट्रेड करने की परमिशन दूंगा। तो फ्रेंच कहते हैं और हमें क्या चाहिए? तो वो चंदा साहब को सपोर्ट करते हैं और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं। इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एंड फ्रेंच ये नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन को मार देते हैं, एंड चंदा साहब को नवाब ऑफ कर्नाटक लगा देते हैं। वहीं हैदराबाद में वॉर ऑफ सक्सेशन में मुजफ्फर जंग जीत जाता है एंड वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन जाता है। अब फ्रेंच पॉलिसी की सक्सेस देखिए कि हैदराबाद में भी उनका बंदा रूल कर रहा है मुजफ्फर जंग, एंड कर्नाटक में भी उनका बंदा रूल कर रहा है चंदा साहब। अब इस सिचुएशन, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के ब्रिटिश टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये हमारी आंखों के सामने हो क्या रहा है। जिस एरिया में हम अपनी ट्रेड डोमिनेंस बनाना चाहते थे वहाँ तो फ्रेंच सपोर्टेड बंदे राजा बन रहे हैं। अब वो बंदे फ्रेंच, ऑब्वियसली फ्रेंच को सपोर्ट करेंगे, तो हमारा इस जगह पे अब ट्रेड करना सेफ नहीं है, हमें भी पॉलिटिकली इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑब्वियस रिस्पॉन्स है
कि जो अपोजिंग पावर्स होती हैं वो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि नवाब ऑफ कर्नाटक, जिसे फ्रेंच एंड चंदा साहब मिलके मार देते हैं, उसका एक बेटा होता है मोहम्मद अली। ब्रिटेन डिसाइड करता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। इस टाइम पे फ्रेंच एंड चंदा साहब भी इसको मारने के फिराक में होते हैं कि हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं एंड पूरा का पूरा कर्नाटक हमारा। तो ब्रिटेन डिसाइड करता है मोहम्मद अली को सपोर्ट करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मतलब ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटेन मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंच चंदा साहब के साथ मिलके उसे मारना चाहते हैं। तो दिस लीड्स टू सेकेंड कर्नाटक वॉर। अब इस कर्नाटक वॉर में क्या होता है, इनिशियली अगेन फ्रेंच थोड़े से विक्टोरियस होते हैं, थोड़ा सा अपर हैंड होता है उनका, क्योंकि ड्यूप्लिक्स ने बहुत सारी लोकल इंडियन पॉलिटिकल सपोर्ट गैदर कर ली होती है, लोकल इंडियन प्रिंसेस उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिश के पास अपने मिलिट्री नेवल रिसोर्सेस काफ़ी अच्छे होते हैं। वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस सेकेंड कर्नाटक वॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिटेन इज रॉबर्ट क्लाइव। ये चंदा साहब को डिफीट करने के लिए उसकी कैपिटल आरकोट के ऊपर अटैक कर देते हैं, विच नॉट ओनली इज सक्सेसफुल बट इट रिलीव्स द प्रेशर ऑन मोहम्मद अली ऑल्सो। तो इस वॉर की कंक्लूजन होती है विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। डिसाइड ये होता है कि ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाया जाए। ये सारा का सारा सेकेंड कर्नाटक वॉर का पंगा क्रिएट किया है ड्यूप्लेक्स ने। तो ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाया जाए, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला सिस्टम खत्म किया जाए। तो ड्यूप्लेक्स वापस जाता है, उसकी जगह पे नया गवर्नर आता है गोडेहू। उनके साथ ये एग्री कर लेते हैं कि जो भी एक दूसरे की ऐसे के टेरिटरीज वगैरह है वो हम रिटर्न कर देंगे। अभी ये ट्रीटी साइन ही हुई होती है 1754 में, कि 2 साल बाद 1756 में फिर से यूरोप में पंगा शुरू हो जाता है। ये पंगा होता है 7 ईयर्स वॉर। 7 ईयर्स, 7 साल कब से, 1756 से 1763। याद रखेंगे आप ये 7 ईयर्स वॉर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने दुनिया की हिस्ट्री को बदला इस वॉर ने, डायरेक्टली नहीं लेकिन इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ने। अमेरिका आज़ाद हुआ इस वॉर की वजह से। तो इस वॉर में क्या था, ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं फॉर द कॉलोनियल पोजेशंस। दोनों का बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर होता है, दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं कि किसका कॉलोनियल एम्पायर ज़्यादा बड़ा होगा। इंडिया में भी दोनों कंपनीज आपस में लड़ना स्टार्ट करती हैं, वहीं नॉर्थ अमेरिका में भी दोनों कंपनीज आपस में लड़ना स्टार्ट करती हैं। अब इस बाकी सारी वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वॉर हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इंडिया में देखते हैं कि इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अब इस वॉर में ब्रिटिश दे आर इजीली एबल टू डिफीट द फ्रेंच। अब इसमें रोल ऑफ ब्रिटिश कमांडर्स बहुत ज़रूरी है एंड इसके कॉन्ट्रेरी रोल ऑफ फ्रेंच कमांडर्स भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कमांडर्स ने फ्रेंच को हराने का काम किया, ब्रिटिश कमांडर्स ने ब्रिटिश को जिताने का काम किया। कैसे, अब इस वॉर में फ्रेंच कमांडर थे काउंट डी लैली। ये बहुत ही हैवी हेडेड ऑफिसर होते हैं। ये फ्रांस ही ने स्पेशली इंडिया भेजा जाता है फॉर द थर्ड कर्नाटक वॉर। इंडिया में जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं ये उनकी कोई बात नहीं सुनता। उन लोकल ऑफिसर्स को लोकल इंडियन पॉलिटिक्स का पता होता है, ये उनकी एडवाइस को करता है इग्नोर, खुद ही यूनिलेटरली ये डिसीजन लेता है। सेकेंड कर्नाटक वॉर से जो अच्छी पोजीशन चलती आ रही थी फ्रेंच की हैदराबाद में, ये उस पोजीशन को भी खराब कर देता है। किस तरह से, सेकेंड कर्नाटक वॉर में फ्रांस ने अपना एक बहुत अच्छा ऑफिसर बसी हैदराबाद में स्टेशन किया था कि ये ऑफिसर फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा हैदराबाद में। लली क्या करता है, उस ऑफिसर को हैदराबाद से बुला लेता है। जैसे ही वो ऑफिसर हैदराबाद छोड़ता है, ब्रिटिश अपना बंदा भेजते हैं, हैदराबाद में अपना इन्फ्लुएंस बना लेते हैं, तो हैदराबाद भी हाथ से गया। कर्नाटक तो सेकेंड कर्नाटक वॉर में ही हाथ से चला गया था। अब लाली के पास बसी तो है लेकिन मिलिट्री एक्सपर्टीज नहीं है। इंग्लिश जनरल आयरे कूट
defeats Lally in the famous Battle of Vandy Wash in 1760. Very important battle, prelims point of view से आप याद रखेंगे. Battle of Vandy Wash 1760, in which English commander Sir Eyre Coote defeats the French commander Count de Lally. इसके बाद तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम था. थोड़े बहुत फ्रेंच पोजेशंस थे, वो धीरे धीरे करके इंग्लिश सारे ऑक्यूपाई कर लेते हैं. द वॉर कम्स टू एन एंड. इंडिया में तो किस्सा 1761 में हो गया ख़त्म, लेकिन यूरोप में अभी वॉर चल रही थी. यूरोपियन वॉर कम्स टू एन एंड इन 1763, 7 years. इट एंड्स विद ट्रीटी ऑफ पेरिस. तो 3 कार्नेटिक वॉर्स, 3 ट्रीटीज आप याद रखेंगे. फर्स्ट एक्सला चैपल, सेकेंड पौंडीचेरी एंड थर्ड पेरिस. अब ट्रीटी ऑफ पेरिस में डिसाइड क्या होता है? इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर फ्रेंच वर कंक्लूसिवली डिफीटेड बाय द इंग्लिश. इंग्लिश फ्रेंच को बोलते हैं इंडिया में कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और वापस चलो फ्रांस. यू विल नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडिया. You will not have any military station in India. You will not station any military garrison in India. You will not have any political relation with any political power in India. ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप अपने जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उन्हें आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हो जैसे आप पहले कर रहे थे. As far as politics or military is concerned, French will pack up their bags and move back to France. So this Treaty of Paris, the 7 years war, the Third Carnatic War, ended all the political prospects for France in India and made British the unchallenged supreme power in India. उसके बाद क्या था? सारा रास्ता खुला था. जिस तरह से वो चाहते थे, जिस पेस पे वो चाहते थे, जैसे ही वक्त ने उन्हें अलाउ किया, इंडियन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ने उन्हें अलाउ किया, उस तरह से उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की. तो ये जो ब्रिटिश एक्सपेंशन की कहानी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देख लेते हैं कि व्हाट वर द कॉजेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच डिफीट इन इंडिया. फ्रेंच भी यूरोपियन पावर थे, इंडिया में अपना ट्रेड कर रहे थे एंड पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते थे. ब्रिटिश भी सेम पर्पस से ही इंडिया आए थे. लेकिन ऐसा क्या था जो फ्रेंच को ब्रिटिश से डिस्टिंग्विश करता था? वाई द फ्रेंच वर डिफीटेड वाइल द ब्रिटिश वॉन. अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं. सबसे पहला फैक्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, फंडामेंटल फैक्टर, द नेचर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. किस तरह से? ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. द वेरी नेचर ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज डिफरेंट. वाइल इंग्लिश कंपनी वॉज अ प्राइवेट एंटरप्राइज ऑपरेटेड फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, जिसमें जनरल काफ़ी सारा सेक्शन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी इंटरेस्ट ले रहा था उसकी सक्सेस में. फ्रेंच कंपनी में ऐसा नहीं था. फ्रेंच कंपनी वॉज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज. इट वॉज लार्जली फाइनेंस्ड बाय द फ्रेंच किंग. जनरल फ्रेंच पॉपुलेशन हैड नथिंग टू डू विद द सक्सेस और फेलियर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था, चाहे जीते चाहे हारे, ना उन्हें कोई फायदा हो रहा ना उन्हें कोई नुकसान हो रहा. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रांग थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि इसकी फाउंडेशन वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फ्रेंच स्टेट. दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड कॉज ऑफ फ्रेंच डिफीट. वो था द नेचर ऑफ फ्रेंच द नेचर ऑफ फ्रेंच स्टेट. फ्रेंच स्टेट अपने आप में वीक स्टेट थी एज कंपेयर टू ब्रिटेन. अब इसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, इसकी घर में अगर जैसे कि वॉर्स चल रही हैं तो उसका इफेक्ट इंडियन कंपनी के ऊपर भी आता था. कंपनी के अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे. अगर होम गवर्नमेंट सब फाइनेंस कर देती थी तो इनके पास रिसोर्सेज आ जाते थे. अगर होम गवर्नमेंट अपना हाथ थोड़ा सा टाइट कर लेती थी, इनके पास रिसोर्सेज कम हो जाते थे. यही कारण है सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया. ड्यूप्लेक्स वॉज अ वेरी एम्बिशियस जनरल. उसने लोकल पॉलिटिक्स में इधर उधर हाथ फैला के फ्रेंच पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया. लेकिन अगर लोकल पॉलिटिक्स में हाथ फैलाने में पैसे लगेंगे, फ्रेंच स्टेट को लगा भाई इसमें तो बहुत खर्चा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं कि भाई इतना खर्चा नहीं करना हमने, हमारे डोमेस्टिक खर्चे बहुत हो रहे हैं तो हम एक्सटर्नल खर्चे थोड़े से कम करेंगे. तो इसकी वजह से वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हार गए. तो
फ्रेंच स्टेट के अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, अपने यूरोप में जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली आता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे, विच इज नॉट द केस विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ वी कम टू द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज द सीट ऑफ पावर. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स इन इंडिया थे. बॉम्बे वेस्ट कोस्ट के ऊपर, साउथ इंडिया में मद्रास, एंड ईस्ट इंडिया में बंगाल, कलकत्ता. ऑन द अदर हैंड, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में एक ही ढंग का पॉलिटिकल बेस था, वो था पौंडीचेरी. जैसे ही बैटल ऑफ वेंडीवॉश में फ्रेंच हारते हैं, उनका पौंडीचेरी वाला बेस भी हाथ से चला जाता है. अगर हम नेवल बेस की बात करें, ये जो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस थे. ऑन द अदर हैंड, फ्रांस का जो नेवल बेस था वो था मॉरिशस में. अब कहाँ इंडिया, कहाँ मॉरिशस. अब फ्रेंच गवर्नमेंट के हिसाब से तो जो भी अफ्रीका के उधर है वो सारा ईस्टर्न ट्रेड में चला जाता है, तो उनके हिसाब से तो मॉरिशस भी ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है. लेकिन मॉरिशस से इंडिया अगर आपको मिलिट्री सपोर्ट भेजनी है, उसमें कुछ टाइम लगेगा. तो यही हुआ. जब भी, चाहे सेकंड कर्नाटिक वॉर है, चाहे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, चाहे थर्ड कर्नाटिक वॉर है, फ्रेंच को सपोर्ट करने के लिए जो ट्रूप्स होते थे वो मॉरिशस से चल के आते थे. वो हेल्प करते थे, जैसे ही पोजीशन थोड़ी सी ठीक हुई वो वापस मॉरिशस चले जाते थे. तो दिस वॉज द बेसिक कॉज ऑफ फ्रेंच डिफीट, कि उनके पास अपना कोई स्ट्रॉन्ग नेवल बेस विद इन इंडिया नहीं था, उन्हें मॉरिशस से हेल्प मांगनी पड़ती थी. तो दिस leads to the next cause of French defeat, that was their weak naval power. ब्रिटेन हमें पता है कि it is one of the best navies of the world. It was one of the best navies of the world at that point of time. It literally ruled the world seas. तो ब्रिटिश नेवी के सामने फ्रेंच नेवी वीक पड़ गई. अब इसका एक कारण तो हम पिछले वाले पॉइंट में कवर कर ही चुके हैं कि उनके पास अपना कोई नेवल बेस ही नहीं था इंडिया में. अगर नेवल बेस होता भी, तब भी ब्रिटिश नेवी वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर फ्रेंच टू कम्पीट अगेंस्ट इट. अब इसका यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स में भी इस फैक्टर ने रोल प्ले किया. 7 years वॉर में फ्रेंच नेवी वॉज सो कंक्लूसिवली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश नेवी इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कि उनके पास कोई नेवी बची नहीं जिससे वो इंडिया को सपोर्ट कर सकें. अब घर में नेवी होगी तभी तो इंडिया में नेवल सपोर्ट कर पाएंगे. जब घर की नेवी ही डिस्ट्रॉय हो गई तो इंडियन नेवी को कैसे वो सपोर्ट कर सकते थे. तो फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वॉज वेरी feeble as compared to the British naval strength. Now we come to the next cause, that is the financial resources and commercial strength. हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि वो प्राइवेट एंटरप्राइज थी, उसने ट्रेड के ऊपर अपना मेन फोकस रखा, उसने प्रॉफिट के ऊपर अपना मेन फोकस रखा. अगर आप ट्रेड एंड प्रॉफिट के ऊपर अपना मेन फोकस रखोगे तो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी आएंगे, आप डेयरिंग स्टेप्स ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना. लेकिन अगर आप अपने ट्रेड को जेपरडाइज कर दोगे, जो कि फ्रांस ने किया, अगर आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को मैनेज नहीं करोगे, जो कि फ्रांस ने नहीं किया, तो आपके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे. अगर आपके पास खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहाँ अफोर्ड कर पाओगे कि इस नवाब को भी सपोर्ट कर दो, उस नवाब को भी सपोर्ट कर दो, इस लोकल राजा को भी सपोर्ट कर दो, इसको भी ये गिफ्ट दे दो. ये सब बहुत महंगा एंटरप्राइज हो जाता है एंड आपको पैसे घर से मांगने पड़ेंगे. घर वालों के अपने मुद्दे चल रहे हैं, आपको पता ही है. तो दिस लेड टू द फ्रेंच डिफीट. लास्ट मैं आता हूँ उस कारण के ऊपर जो कि एक पर्सनल नेचर का कारण है, द रोल ऑफ कमांडर्स और ऑफिसर्स. जो फ्रेंच ऑफिसर्स थे, चाहे वो ड्यूप्लेक्स है, चाहे वो काउंट डी लाली है, या वो बसी जैसे ऑफिसर्स हैं, ये अपने आप में तो चाहे ये कैपेबल ऑफिसर्स थे, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले बंदे इतने कैपेबल नहीं थे. ड्यूप्लेक्स के पास ड्यूप्लेक्स वॉज नॉट अ मिलिट्री पर्सन, ड्यूप्लेक्स वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटर. ही वॉज अ वेरी श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसके पास एक भी ढंग का मिलिट्री ऑफिसर नहीं था.
एक्सेप्ट फॉर बसी। बसी को उसने हैदराबाद भेज दिया। इसी तरह से लाली की हमने बात की कि ही वॉज वेरी हैवी हेडेड, वो कभी भी अपने ऑफिसर्स की बात नहीं सुनता था, तो दैट लेड टू दी फ्रेंच मिलिट्री वीकनेस। फिर जो नेवल कमांडर्स थे, क्योंकि वो मॉरिशस से आते थे, वो कहते थे कि हम बड़े हैं भाई, तुम छोटे हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। वो अपना काम करते थे, हरा हरू के वापस चले जाते थे। इंडिया की प्रॉब्लम्स फिर इंडिया में बची। तो फ्रेंच officers and commanders, they were not as capable and they were not as team leaders as the English commanders। चाहे वो सर आयरे कूट हो, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो, चाहे वो सॉन्डर्स हो, इतने कैपेबल मिलिट्री ऑफिसर्स थे एंड श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कि उन्होंने मौके को संभाला, देखा, पोजीशन को एनालाइज किया एंड फ्रेंच को डिफीट किया। So these causes led to the French defeat, or we can say led to the British success against the French in India। एक बार 6 में दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला the nature of French company, then the very French state, then the seats of power in India, comparative naval strength, पांचवा है financial resources and commercial strength, and last है the role of officers and commanders। बच्चे, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फॉर द इंडियन एम्पायर। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि ब्रिटिश वर द सोल पावर दैट वर लेफ्ट इन इंडिया एंड द एंटायर इंडियन एम्पायर वाज ओपन फॉर देम। किस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने इंडियन एम्पायर इस्टेब्लिश किया, धीरे धीरे इंडियन स्टेट्स को डिफीट किया एंड अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की, ये बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।